तो आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, ये वाला चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। हाँ जी, ओके। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में इनफैक्ट इस सेशन में, इस बुक में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन भी हुई हैं। हमने अभी फ़िलहाल वो नहीं करी हैं, तो उसको हम लोग इकट्ठे ही करेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं करेंगे। तो हाँ, ले लो। ओके, तो स्टार्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि नई चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक बार ज़रा काम धंधा हमारा जो बचा हुआ है वो निपटा लें फ़िलहाल। ओके, सो ये चैप्टर शुरू होता है व्हाट इज़ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में इनफैक्ट हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनफैक्ट अफ़गानिस्तान भी है, बट उसको कवर नहीं कर रखा है। तो जो हम पढ़ेंगे वही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये सारे एरियाज़ यहाँ पे कवर होते हैं। तो आप यहाँ पे व्हाट इज़ साउथ एशिया वाला जो टॉपिक है, सेकेंड पैराग्राफ पे देखिए। लार्जर पार्ट है, साउथ एशिया है। ये रीजन जो है यहाँ पे गुडविल, होप, डिस्पेयर, म्यूचुअल सस्पिशन सब रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में थोड़े से ज़्यादा रहे हैं। तो साउथ एशिया क्या है? साउथ एशिया बेसिकली यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका को कंसिडर किया जाता है। माइटी हिमालयाज़ है नॉर्थ में, वास्ट में इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, एंड वेस्ट एंड ईस्ट भी जो है इसका रिस्पेक्टिवली है, विच प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलरिटी टू द रीजन विच इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चर डिस्टिंक्टिव्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इनफैक्ट थोड़ा हर कंट्री में। और बाउंड्रीज़ जो है इन्होंने बोला आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड वेस्ट में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। नॉर्थ एंड साउथ में बड़ी क्लैरिटी है बाउंड्रीज़ को लेकर। अफगानिस्तान एंड म्यांमार ऑफन इसको इंक्लूड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट, बट यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये वन मार्कर का मैप है, मैंने आपको पहले भी बताया था। चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर कंसिडर किया जाता है, बट इट इज़ आउट ऑफ दिस रीजन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस चैप्टर में हम लोग साउथ एशिया 7 कंट्रीज जो उन्होंने अबव मेंशन करी है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता करना है। तो साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पॉलिटिकल स्पेस। तो इन्होंने बोला कि डाइवर्सिटी है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जोग्राफिकली पॉलिटिकली एक ही जगह है साउथ एशिया, अगर आप मैप में देखेंगे तो। ठीक है, या तो ये मेरा मैप, कैमरा तो घूम नहीं हो सकता, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तो वैसे जूम नहीं होगा, बट ये जो आप बीच में पोर्शन देख रहे हैं जहाँ इंडिया है, तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे इंडिया देख रहे हैं, यहाँ पे साउथ एशिया एक्चुअली में पड़ता है। थोड़ा सा और पास ले जाता हूँ, यहाँ पे मैप है। तो रशिया के नीचे आप जाते रहते हैं, तो बीच का जो सारा स्पेस है वो सारा साउथ एशिया आपका पड़ रहा है। तो मैंने आपको ये पहले बता ही दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। खैर ये मैप मैं आपके साथ अलग अलग डिस्कस करूँगा, नीड नॉट एन इशू। या ओके, सो वी कमिंग बैक टू माई ओल्ड फेस। या ओके, तो साउथ एशिया इन्होंने बताया। तो वेरियस कंट्रीज साउथ एशिया की पड़ती है, बट यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं है, अलग अलग है। सॉरी, पॉलिटिकल सिस्टम सबके अलग अलग है डिस्पाइट प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन। तो आप ये मार्क करते चलिएगा बिकॉज सब इंपॉर्टेंट है, वन वन मार्कर। श्रीलंका और इंडिया का सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और आगे आप बढ़ेंगे तो जैसे इन्होंने बोला, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की दोनों, इंडिया और श्रीलंका की डेमोक्रेसी का कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर रहा है, बट शुरू से लेकर जैसे 1947 में इंडिया डेमोक्रेटिक हो गया था, 1948 में श्रीलंका डेमोक्रेटिक हो गया था, तब से ये चला आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला आप देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स रहे हैं। बांग्लादेश जो है डेमोक्रेटिक रहा था इन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, पाकिस्तान जो है पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में डेमोक्रेटिक, फिर जो है मिलिट्री रूल के अंदर चला गया। ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहा। नेपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था और विद द डेंजर ऑफ किंग टेकिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। 2008 में मोनार्की वो स्टैब्लिश एंड नेपाल एमर्ज एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो 2008 में नेपाल जो है किंग के साथ साथ जो है इन्होंने यहाँ पे बताया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बन चुका है। एंड बांग्लादेश और नेपाल के एक्सपीरियंस से हम लोग ये सुनते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक एक्सेप्टेड नॉर्म बनता हुआ जा रहा है पूरे रीजन ऑफ साउथ एशिया में, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं सारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाए। ठीक है,
सिमिलर चेंजेस जो है हमें दो स्मॉलेस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री में भी देखने को मिले हैं। भूटान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था 2008 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन गया। मालदीव्स एक अनदर आइलैंड नेशन था जो कि सल्तनत था टिल 1968, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू रिपब्लिक। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही होती है। एंड जून 2005 में पार्लियामेंट ने जो है अनएनिमसली वोट किया कि मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी दैट इज़ एमडीपी यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स को चलाती है। एंड एमडीपी जो है 2018 के इलेक्शंस जीती थी। नई बुक में ये मेंशन है एमडीपी वन द 2018 इलेक्शंस। ठीक है, ये सब जो भी मैंने अभी पढ़ा सब 1-1 मार्कर है। और मैप के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एज इट इज़ जो लाइन आई है कि नेम आई मार्क द कंट्री या आइडेंटिफाई द कंट्री, जो कि सल्तनत थी टिल 1968 और 2018 में कौन सा इलेक्शन जीती है उसके बारे में बताओ। सिविलियन रूल कहाँ पे रहा है, मिलिट्री रूल कहाँ पे रहा है, उस कंट्री के बारे में बताओ। तो सबके दो ऑप्शंस हैं कुछ कुछ, तो वो इस तरीके से ही यहाँ पे आपको समझना है। तो प्लीज़ ये मार्क कर लीजिएगा। हालांकि मैप के क्वेश्चंस अलग बने हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नोट्स के जो फोल्डर था उसमें मैं ऐड नहीं कर पाया था, वो मैं अलग से भेजूँगा आपको। ठीक है जी। तो कहते हैं डिस्पाइट द मिक्स रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि कहीं कहीं जगह डेमोक्रेसी थी कहीं कहीं जगह नहीं थी, सारे लोग इन सारी कंट्रीज़ में ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। जब एक सर्वे हुआ तो लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे सब लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन हो, आम आदमी, अमीर आदमी हो, गरीब हो, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ये लोग ये आइडिया सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी आए। एंड दे सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू, जो कि हमारी कंट्री में भी है। और इन्होंने बोला कि किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी से बढ़िया जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहे तो बढ़िया है। एंड दीज आर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, फॉर इट वाज अर्लियर बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड फ्लरिश एंड फाइंड सपोर्ट ओनली इन प्रॉस्परस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो लोगों को यही लगता था कि सिर्फ डेमोक्रेसी शायद प्रॉस्परस कंट्रीज़ में ही बढ़िया रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी कंट्रीज़ में भी जो है डेमोक्रेसी, और इनफैक्ट इंडिया और ऐसी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली रही है। ओके, सो वी हैव ऑल हियर, मुस्कान नहीं आई है। ओके चलो, ठीक है जी। तो ये पूरा था। किसी को कुछ इसमें से पूछना है तो प्लीज़ पूछिए, वरना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Yeah, so I'm continuing. Okay. So in that sense, the South Asian experience of democracy expanded the global imagination of democracy. तो basically अब यही है कि साउथ एशियन को एक रीजन पूरा माना जाता है और ग्लोबली इसको कंसिडर किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट अरीना है। जैसे अभी चैप्टर 4 आपने पढ़ा है तो हमने आसियान के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था कि अपने आप ही स्पेसिफिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ऐसे ही साउथ एशिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये ब्रिक्स का भी पार्ट है, क्योंकि ब्रिक्स इसी चैप्टर से कनेक्टेड है, तो वो हम खैर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्या जो है फॉर्म ऑफ सिस्टम्स हमारे जो है पाकिस्तान में रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान ने सबसे पहले जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था तो जनरल अयूब खान ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल ले लिया था और ख़ुद को इलेक्ट करा लिया। फिर उसने जो है ऑफिस गिव अप कर दिया क्योंकि उसके रूल से थोड़े से लोग खफा हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो इसके बाद दूसरा मिलिट्री रूलर आया जनरल याया खान, और जनरल याया खान के अंदर ही जो है बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था 1971 का। ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी। ईस्ट पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे अपने आप को अलग कर लिया था और इंडिपेंडेंट कंट्री इस्टेब्लिश करी, दैट वाज बांग्लादेश। इसके बाद जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट आई अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 71 to 77। भुट्टो की गवर्नमेंट को जनरल ज़िया उल हक ने रिमूव कर दिया था 1977 में। जनरल ज़िया उल हक को प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करने पड़े 1982 ऑनवर्ड्स। एंड इसके बाद इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई 1988 के अंदर दोबारा से अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। इस पीरियड के दौरान आप देखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है उसका खुद का कंपटीशन चल रहा था बिटवीन हर पार्टी, दैट इज़ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करने में बहुत सहयोग दिया था अपना। फर्स्ट चैप्टर में हमने सेकंड बुक में पढ़ा था। एंड ये जो फेज था इलेक्टिव डेमोक्रेसी का, इट लास्टेड टिल 1999 जब आर्मी स्टेप इन होती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देते हैं। 2001 में जनरल मुशर्रफ खुद को अपॉइंट कर लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट
पाकिस्तान जो है आर्मी से रूल किया जा रहा है, एंड आर्मी रूलर्स ने जो है उसको इलेक्शन का थोड़ा सा पिक्चर दे दिया ताकि एक लगे कि डेमोक्रेटिक इमेज है, बट रहे वही। एंड 2008 से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स जो हैं पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन आता है तो पीछे की कहानी आपको पूरी लिखनी होती है, जनरल जिया लोग, याया खान, कौन कौन कब कब किस तरीके से आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन एक और कवर होता है जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं इस्टेब्लिश कर पाई है। तो इन्होंने बोला है वो क्या है, सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्गी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, इसकी वजह से आपको देखने को मिला है कि फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो हुई है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और मिलिट्री गवर्नमेंट आती रही है बार बार। पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से भी जो है प्रो मिलिट्री ग्रुप ज़्यादा पावरफुल हो रखे हैं। ये ग्रुप्स ये चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो सेल्फिश माइंडेड पार्टीज़ और क्योटिक डेमोक्रेसी के अंदर है। इसलिए आर्मी अगर पावर में रहेगी तो ज़्यादा बेटर से पाकिस्तान रूल कर पाएगी और कंट्री पे कंट्रोल पा पाएगी। और इसीलिए इसमें देखते हैं कि डेमोक्रेसी हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया पाकिस्तान में, बट स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट है कंट्री में। ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 2 प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन पाकिस्तान। कहते हैं पाकिस्तान का करेजियस और रिलेटिवली फ्री प्रेस है एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। ये 2 मार्कर में क्वेश्चन अलग से कवर हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। तो कहते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है डेमोक्रेसी को लेकर पाकिस्तान में, जिसकी वजह से दोबारा से मिलिट्री यहाँ पे हमेशा से डोमिनेट करती रही है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कंट्रीज़ को, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ इनको ये बोलती है हमेशा से कि मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल रहे अपनी रीजन की वजह से। एक तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का सप्लाई बना रहता है, दूसरा टेररिज्म का डर रहता है, क्योंकि इनको एक डर है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म ये लोग कर रहे होते हैं, एंड द एप्रीहेंशन कि कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर आर्सनल इन टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में आ जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि जो है हम यहाँ पे आर्मी रूल ही लगा के रखें, विच इज़ सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो द साउथ एशिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया। तो ये पूरा आपका पाकिस्तान की कहानी थी। पहले तो इन्होंने बोला कब कब सिविलियन डेमोक्रेटिक रहा है, फिर इन्होंने बोला क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान का फेलियर डेमोक्रेसी का रहा है, एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल जेन्युइन सपोर्ट क्यों नहीं है इनको, वेस्टर्न इंटरेस्ट को क्यों फॉलो करके चलते हैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृपया मार्क कर लीजिएगा। प्लस आप ये ऊपर देख रहे हैं पेज नंबर 69 पे एक मुशर्रफ जी का कार्टून है। फॉर्चुनेटली इस चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं तो सारे आंसर्स वहाँ पे कवर्ड हैं जो आपको नोट्स दिए हैं, तो ये आप वहाँ से सारा लर्न कर लीजिएगा। 4 और 6, ठीक है। तो ये आपका था मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है जी। सेकंड जो इंसिडेंट है इक्वली इम्पॉर्टेंट, वैसे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बांग्लादेश के बारे में आते हैं, और बांग्लादेश भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश आपको सेकंड बुक में भी पढ़ने को मिल जाता है। यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो बांग्लादेश क्योंकि बना बाद में था, वैसे इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था कब से लेकर कब तक, 47 से लेकर 1971 तक। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बांग्लादेश कब से लेकर कब तक का पार्ट था, 47 से लेकर 1971 तक। और इसमें जो है पार्टीशन एरियाज थे बंगाल और असम के। पीपल जो थे इस रीजन में दे रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इन्होंने हमेशा से पाकिस्तानी डोमिनेशन को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करी है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती जो है चीज़ें थोपी जा रही हैं, उर्दू बोला जाने की जो है बार बार हमसे गुजारिश की जा रही है, विच दे डोंट वांट। सून आफ्टर द पार्टीशन इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को लेकर ये थोड़ा सा अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले। इन्होंने बोला कि हमारा भी फेयर रिप्रेजेंटेशन बनता है, फेयर शेयर बनता है पॉलिटिकल पावर में, क्योंकि एनी हाउ आप देखेंगे बांग्लादेश बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है, पाकिस्तान वेस्ट में पड़ता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता था, तो अलग अलग आप चल सकते थे। तो इसमें इन्होंने बोला कि इन्होंने डिमांड किया, शेख मुजीबुर रहमान आए जो कि वेस्टर्न पाकिस्तानी डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आए थे। उन्होंने डिमांड किया हमारी ऑटोनॉमी, हमारी फ्रीडम चाहिए। इन 1970 इलेक्शंस में पाकिस्तान में अवामी लीग आई, शेख मुजीब सारी सीटें जीत गया इस पाकिस्तान में एंड मेजॉरिटी के साथ आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। बट वेस्टर्न पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया कि हमारे रहते हुए शेख मुजीबुर और रहमान जी कैसे जीत गए, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आई बात, तो उन्होंने उनको असेंबली में जाना था गवर्नमेंट मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, पर जाने नहीं दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करा लिया गया
और यह याया खान के अंदर मिलिट्री रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से बंगाली लोगों को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को सप्रेस किया गया। हज़ारों लोगों को मार दिया गया पाकिस्तानी आर्मी ने, जिसकी वजह से माइग्रेशन शुरू हो गई इंडिया में, रेफ्यूजी प्रॉब्लम हुई इंडिया में। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर जो है इनकी डिमांड को सपोर्ट किया कि ईस्ट पाकिस्तान होना चाहिए। फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प भी दी गई, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की दिसंबर 1971 में वॉर हुई। पाकिस्तान ने फर्दर सरेंडर कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान बना एंड बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। ठीक है, तो ये कहानी भी पूछ लेते हैं बांग्लादेश की, जो है कहानी सुनाए मतलब हमें बांग्लादेश की कहानी। ठीक है, और इसमें कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, तो यहाँ तक मैंने आपको बता भी दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने जो है भरोसा जताया, हम लोगों का पूरा पूरा फेथ है सेक्युलरिज्म के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बदलाव लेकर आया। उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया, सारी पार्टीज़ को अबॉलिश कर दिया, सिर्फ अपनी पार्टी रखी, द अवामी लीग। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ गए और ड्रामेटिक और ट्रेजिक डेवलपमेंट हुई कि इस दौरान अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जी का जो है निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, उनको असैसिनेट कर दिया गया था, किसी ने मरवा दिया। नए मिलिट्री रूलर आए, ज़ियाउर रहमान, इन्होंने बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इलेक्शन जीते ये 1979 में, इसको भी मरवा दिया गया। तो दूसरे लीडर आए लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, और पीपल ऑफ बांग्लादेश जो है इस दौरान थोड़ा सा परेशान हो गए, जिन्होंने बोला डेमोक्रेसी चाहिए, सपोर्ट चाहिए। स्टूडेंट्स फोर फ्रंट में थे, इरशाद को जो है नीचे आना पड़ा कि भैया जो है हम अपनी पोजीशन से छोड़ रहा हूँ, और ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years। मास पब्लिक प्रोटेस्ट में इरशाद स्टेप डाउन इन 1990, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। सिंस देन मल्टी पार्टी इलेक्शंस वहाँ पे चल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बेस पे। ठीक है, मल्टी पार्टी इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है जो कि बांग्लादेश में चल रही है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑलरेडी डिटेल्ड है, वैसे सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर्स के साथ वहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका था बांग्लादेश का कहानी। बांग्लादेश के बाद हम जो है पाकिस्तान हमने पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया, अब आते हैं नेपाल। उस सब्जी मोमोज यहाँ से जो जितने लोग बेचते हैं मोमोज, इनके हाथ के खाने पड़ते हैं हमें। तो वैसे हर मोमोज वाला नेपाली नहीं होता, हाँ कई बार विजय मोमोज वाला होता है जो कि माया क्लेव में बैठता है। ठीक है, कई बार सरदार जी मोमोज वाले होते हैं, कई बार मोमोज कॉर्नर होता है, तो यार कुछ भी चल रहा होता है। एनीवे या ओके, सो चलो अब कहानी सुनते हैं हम लोग नेपाल की। ठीक है, तो कुछ इंसिडेंट। अब नेपाल में क्या था, राजा का रूल था। ठीक है, शुरुआत से ही नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा है, राजा का रूल यहाँ पे चलता रहा है यहाँ पे। और हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, नेपाल पूछा हुआ है बट बहुत कम। ठीक है, पूरा ही लिखने को आता है ये टॉपिक, मतलब जो भी हमने पीछे पढ़ा। तो मोनार्की और डेमोक्रेसी नेपाल में नहीं है। तो नेपाल और भूटान जो क्या था, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेपाल हिंदू किंगडम था पास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मॉडर्न पीरियड में था कई सालों तक। थ्रू आउट द पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोग जो थे नेपाल के, वो जो है ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहते थे गवर्नमेंट का। बट जो वहाँ का राजा था, क्योंकि राजा अपना रूल तो छोड़ना नहीं चाहेगा, उसने बोला कि नहीं भाई साहब, हमारे पास सारी पावर रहेगी और हम जो है डेमोक्रेसी को किसी भी तरीके से एक्सपैंड नहीं होने देंगे अपनी कंट्री में। ठीक है, कुछ भी हो जाए। फिर फाइनली क्या हुआ पता नहीं, मेरे ख्याल से राजा ने मोमोज खा लिए होंगे तो थोड़ा सा इनका दिमाग चेंज हुआ, तो उन्होंने बोला चलो डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करते हैं। मोमोज खा के बढ़िया मज़ा आया साहब, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो क्योंकि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो गया था 1990 में, तो इन्होंने बोला चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का इतना ज़्यादा लंबा करियर नहीं रहा, शॉर्ट एंड ट्रबल करियर था 90s के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान देना, माओइस्ट थे नेपाल के, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरे नेपाल में फैला दिया। उन्होंने बोला बंदूकें उठाई जाएंगी तभी ये लोग मानेंगे, और ये किन लोगों के लिए उठाए, मोनार्क्स थे एंड रूलिंग एलीट थे, इन लोगों के अगेंस्ट इन्होंने बंदूकें उठाए अपनी बात मनवाने के लिए, जिसकी वजह से वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया माओइस्ट गुरिल्लास के बीच में एंड आर्म फोर्सेस ऑफ द किंग। ये मार्क कर लेना, माओइस्ट गुरिल्लास कहाँ के थे, लड़ाई किसके साथ करी है, कभी कभी वनमाकार आ जाता है, लेटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये लड़ाई हो गई किंग से, और इस टाइम पे ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था माओइस्ट, किंग्स और SPA के बीच में। तो इन्होंने बताया हुआ है देयर वाज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्किस्ट, द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। इन 2002 किंग ने
पार्लियामेंट ही अबॉलिश कर दिया, गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, और जो बची कुची जो राह थी कि डेमोक्रेसी आ सकती थी, होप थी, वो सब ख़त्म हो गई। अप्रैल 2006 में फिर लोग उठ गए, खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि डेमोक्रेसी लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, डेमोक्रेसी लाओ। एंड ये जो स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, इनको विक्ट्री कब मिली? जब किंग ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रीस्टोर कर दिया, जो कि 2002 में डिसॉल्व हो गया था, तो इसने दोबारा वो लेकर आया। लार्जली ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो कि 7 पार्टी अलायंस ने जो है इसको कर रखा था, एंड माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, ये सारे लोग जो है इसको चला रहे थे। तो फाइनली कहते हैं नेपाल का ट्रांजिशन जो है डेमोक्रेसी का कंप्लीट हो चुका है। नेपाल जो है एक यूनिक मोमेंट से गुजर रहा है हिस्ट्री में। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना ली है, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख लिया है अपना, एंड कुछ सेक्शन जो है नेपाल में ये मानते हैं कि नॉमिनल मोनार्की होना चाहिए, बिकॉज इनका पुराना लिंक चल रहा है, राजा महाराजाओं के बारे में पता रहना चाहिए। माओइस्ट ग्रुप्स ने भी अपना स्ट्रगल एंड कर दिया है, वो ये चाहते हैं कि रेडिकल प्रोग्राम होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग हमारी करनी चाहिए हमारी इकॉनमी में। सारी ऑल द पार्टीज़ इन द SPA, जो जितनी भी 7 पार्टी अलायंस थी, वो हालांकि इस प्रोग्राम से अग्री नहीं करती थी। माओइस्ट और कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ डीपली सस्पिशियस थे कि इंडिया गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल, जो कि वो चाहते नहीं थे। 2008 में, ये मार्क कर लीजिएगा क्योंकि नई बुक में दिया हुआ है, नेपाल जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया है, मोनार्की उन्होंने हटा दी है, एंड 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ठीक है, ये 1-1 मार्कर आ सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। 2008 में नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है, 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है जी, तो ये था नेपाल जी की कहानी। और इसके बाद जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका के बारे में बताया। तो इसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये भी, बट बोर्ड्स में लिखने को पूरा खैर ये नहीं आया है, मतलब बहुत कम आया है एक्चुअली पूरा लिखने को, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश काफ़ी हिट टॉपिक्स रहते थे। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी श्रीलंका में ज़्यादातर यही रहा था, सिंघालीस और तमिलियंस कम्युनिटी के बीच में था ये। मैंने आपको पहले भी ये बताया ही था कि श्रीलंका जो है डेमोक्रेसी रही है शुरू से, जब से वो इंडिपेंडेंट हुए 1948 से। 1 मार्कर है ये, ठीक है, बट इसको सीरियस चैलेंज कहाँ से मिला? हाँ जी सर, बस और मत कराओ। बस ये लास्ट टॉपिक ही करा रहा हूँ। ओके सर। नहीं है, और है इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्री, नहीं करना है ये। इंडिया एंड इट्स नेबर्स भी है, और पीस एंड कोऑपरेशन। चलो मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कटवा रही करवाया है, मेरे को भी लग रहा है। चलो एनीवे, तो ये श्रीलंका ने डेमोक्रेसी रिटेन करी थी 1948 से। इसको जो है खतरा जो पैदा हुआ, वो उन्होंने बोला मिलिट्री या मोनार्की से नहीं, बट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेसेशन बाय वन ऑफ द रीजन्स। तो बेसिकली तमिलियंस ये बोल रहे थे कि हमें भी जो एक शेयर, एक जगह जो है श्रीलंका में मिलना चाहिए। श्रीलंका ने बोला भाई साहब देंगे नहीं, जो मर्जी कर लो। तो इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, इसको पुराने नाम से सिलोन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है सिंघाला कम्युनिटी थी। ये बड़े होस्टाइल थे तमिलियंस को लेकर, कि जो कि इंडिया से श्रीलंका में माइग्रेट होते थे और सेटल होने की कोशिश करते थे। ये माइग्रेशन इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही। सिंघाला नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि श्रीलंका जो है इतना जो है कंसेशंस लिखा बोला हुआ कि इतना कंसेशन तमिल्स को ना दे, बिकॉज श्रीलंका जो है सिंघालीस का है, तमिलियंस का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब क्या हुआ, तमिलियंस को बड़ा निगलेक्ट फील होना शुरू हो गया, तो ये मिलिटेंट नेशनलिज्म में जा गया। 1983 ऑनवर्ड्स एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे डेवलप होती है, जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, LTTE, जो कि आर्म स्ट्रगल छेड़ा विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका, और इन्होंने तमिल एलाम की डिमांड करी और अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, इनकी डिमांड्स थी, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखना है। एंड ये 1 मार्कर है जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, द LTT कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये पूछा चला जाता है, वो कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, LTT कंट्रोल। ये पुरानी बात हो गई, अब तो खैर LTT रहता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। तो श्रीलंकन प्रॉब्लम
अब इन्होंने बोला इट इन्वॉल्व्स अ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन and there is a considerable pressure from the Tamil people in India to effect that the Indian government should protect the interests of Tamils in Sri Lanka. तो ये बोल रहे थे कि बाद में हमें प्रोटेक्ट किया जाए श्रीलंका में, ऐसा किया जाए वैसे किया जाए, तो किया नहीं गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो है नेगोशिएट करते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन तमिल क्वेश्चन की क्या किया जाए इसके मामले में लेकर. बट 1987 में इंडियन गवर्नमेंट जो है पहली बार डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन में. इंडिया ने जो है अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ और अपने ट्रूप्स भेजे ताकि स्टेबलाइज हो पाए रिलेशनशिप बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स. इवेंचुअली आर्मी की फाइट होगी LTTE के साथ. द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप वॉज ऑल्सो नॉट मच लाइक बाय द श्रीलंकन्स. दे सॉ दिस एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका. तो इनको लगा ये हमारे मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. 1989 में ये मार्क कर लेना. इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, दे पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव. तो 2 बार लड़ाई हुई थी, दोनों बार बाहर आ गई थी. इनफैक्ट जब भी आपको टाइम लेंगे तो मद्रास कैफ़े देखना. मद्रास कैफ़े में पूरा चैप्टर है श्रीलंका का. मतलब टॉपिक है हमारे यहाँ पे तो, पर उन्होंने श्रीलंका वाला ही बता रखा है कि कैसे राजीव गांधी का इसी दौरान जो है राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था. ठीक है, मतलब इसी केस को लेकर श्रीलंका वाले के लिए. तो श्रीलंका का क्राइसिस जो है कॉन्टीन्यूड रहा, वायलेंट रहा. इंटरनेशनल एक्टर्स थे, कई लोगों ने इसको बाहर से सपोर्ट करने के लिए और बचाने की भी कोशिश करी. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी, ये मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. नॉर्वे एंड आइसलैंड जो कि दोनों लड़ाई झगड़े वाले ग्रुप्स को नेगोशिएशंस में लाने की कोशिश कर रही थी. फाइनली ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ. LTT वैनक्विश्ड हो गई 2009 में. इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका जो है इन्होंने बोला कि कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने हासिल करी है, हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्होंने हासिल करी है. श्रीलंका एक वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि सक्सेसफुली अपना ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कंट्रोल कर पाई है, ये भी 1 मार्कर है. एंड अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज कर पाई है. इसका हाई पर कैपिटा GDP है फॉर मैनी ईयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर. एंड डिस्पाइट द रैवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज़ मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. तो ये चाहे इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में भी लफड़े बहुत रहे हैं, उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी बनी रही है, तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी इन्होंने संभाल के रखी है. अब तो शांत है मामला सारा. ठीक है, तो ये पूरा एथनिक एंड कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी इन श्रीलंका था, विच इज़ ऑल्सो 4 and 6 मार्कर. 1, 1, 2, 2 मार्कर मैंने आपको बता दिए. और आप पिक्चर देख रहे हैं एक 73 पेज पे, ये 5 मार्कर है. राजापक्सी. राजापक्सी इज ट्राइंग टू बैलेंस सिंघालीज एज वेल एज LTT. तो LTT का टाइगर रिप्रेजेंट होता है और श्रीलंका का लायन, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट रिप्रेजेंट्स व्हाट. तो सिंघालाज रिप्रेजेंट्स लायन, LTT रिप्रेजेंट्स टाइगर. सर हाँ सर क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड हाँ हाँ ओके. कि सर लायंस और उसमें डिफरेंस क्या है, समथिंग करके आया था. डिफरेंस का पूछ रहे थे वो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बताएंगे हम आपको. ठीक है, तो लायंस बेसिकली जो मैंने आपको बात बताई कि सिंघालीज नेशनल को डिपिक्ट करता है एंड टाइगर जो है तमिल्स को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे. तो यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो कार्टून में बोल रहा होता हूँ उसके हर नीचे कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन ज़रूर होगा, तो वो ज़रूर मार्क करिएगा. थोड़ा सा हेल्प हो जाती है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आता है बट सिमिलर ज़रूर होता है. ठीक है, सो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे. थोड़ी साइको की क्लास हमारी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी, बट ये थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर. हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं और इसमें कुछ एडिशन है, बाकी फिर बाद में देखते हैं. ठीक है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो ये मैं अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए. सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग. क्या